नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के ऐसे 40 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अप्रैल में आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा प्रस्तावित है, तो उसमें भी सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न आएंगे। तो पैटर्न यही होगा, वहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका भी पैटर्न यही होगा। तो इसे उस परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, पीसीएस की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने इसे दृष्टिगत रखते हुए जीआईसी परीक्षा के लिए बनाया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस लघु फिल्म को 93वें एकेडमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? पहला विकल्प सेमलेस, दूसरा विकल्प नटखट, तीसरा विकल्प साउंड प्रूफ, चौथा विकल्प सफर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, सेमलेस। सेमलेस पिक्चर को 93वें एकेडमी पुरस्कार में जो है भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। यह जो है कीथ गोम्स के द्वारा निर्देशित फिल्म है। किसके द्वारा? कीथ गोम्स के द्वारा निर्देशित फिल्म है और सामाजिक मुद्दों पर बनी हुई फिल्म है। सेमलेस सामाजिक मुद्दों पर बनी हुई फिल्म है। इसमें सयानी गुप्ता और हसन दलाल मुख्य भूमिका में हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एकेडमी पुरस्कार है, ये ऑस्कर पुरस्कार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऑस्कर पुरस्कार को ही एकेडमी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 28 फरवरी 2021 को प्रदान किया जाना था, लेकिन कुछ विशेष कारणों से इसे 2 महीने के लिए टाल दिया गया। अब यह पुरस्कार कब दिया जाएगा? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल 2021 को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें मुख्य कलाकार कौन है? सयानी गुप्ता और हसन दलाल। ठीक है, इसके बाद हमारा इसमें दूसरा विकल्प है नटखट। नटखट जो है एक लघु फिल्म है और इसे भी जो है ऑस्कर में नामित किया गया था लघु फिल्म में लाइव एक्शन की श्रेणी में, लेकिन यह अंतिम स्थान में अंतिम उसमें अपने आप को चयनित न कर सकी और यह शान व्यास और विद्या बालन निर्देशित फिल्म है। नटखट शान व्यास और विद्या बालन निर्देशित फिल्म है और यह फिल्म जो है लैंगिक समानता पर से संबंधित है। लैंगिक समानता से संबंधित है। इसके बाद साउंड प्रूफ है। तो साउंड प्रूफ पिक्चर जो है एक आदित्य, क्या नाम है? आदित्य किलोंजर के द्वारा जो है निर्देशित फिल्म है। इसमें सोहा अली खान और विनय पाठक मुख्य भूमिका में हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? पहला विकल्प उत्तराखंड, दूसरा विकल्प उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प तेलंगाना, चौथा विकल्प आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने कब? 11 दिसंबर 2020 को 11 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 आंध्र प्रदेश गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इस पर ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार का उद्देश्य है युवाओं को बचाने। ठीक है, इसकी लत से युवाओं को बचाना उसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे संगठित अपराधों पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया है? पहला विकल्प सिक्किम में, दूसरा विकल्प गोवा में, तीसरा विकल्प असम में, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, असम में भारत का पहला
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। और इसका उद्घाटन जो है सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। ठीक है, तो यह पार्क जो है असम के जोगी घोपा में स्थापित किया जाएगा और 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है कि इसे जो है 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। देश में कुल 25 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की सरकार की योजना है। ठीक है, कितने पार्क स्थापित करने की योजना है? 25 पार्क स्थापित करने की योजना है सरकार की। ठीक है, इसे भारत माला परियोजना के तहत बनाया जाएगा, जिससे सड़क, रेल, ठीक है, सड़क, रेल, जल, हवाई यातायात मतलब सभी को जो है कनेक्ट किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ ईयर 2020 है। पहला विकल्प BC, दूसरा विकल्प आत्मनिर्भर, तीसरा विकल्प फेस मास्क, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प B, आत्मनिर्भर। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? आत्मनिर्भर शब्द को चुना गया है, क्योंकि आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग एक बार मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में, बजट भाषण में जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया था। वैसे BC, फेस मास्क आदि शब्द जो है श्रृंखला में थे कि जो है इन्हें ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना जा सकता, क्योंकि ये सब चर्चित जो है शब्द थे, लेकिन फिर भी आत्मनिर्भर को वर्ड ऑफ ईयर 2020 ऑक्सफोर्ड के द्वारा चुना गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वंदे भारत मिशन का संबंध है। पहला विकल्प कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को भारत में लाने का मिशन, दूसरा विकल्प गर्भवती महिलाओं हेतु, तीसरा विकल्प रक्षा क्षेत्र से, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प A, कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को भारत में लाने की योजना जो है वंदे भारत मिशन है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला प्रदेश कौन सा है? पहला विकल्प केरल, दूसरा विकल्प आंध्र प्रदेश, तीसरा विकल्प हरियाणा, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प B, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला प्रदेश कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। हमारा सही आंसर है विकल्प B, आंध्र प्रदेश में। शिशु लिंगानुपात का मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो है लिंगानुपात देखना है। तो इसमें अनुपात में जो है आंध्र प्रदेश सर्वाधिक रहा, यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो कितना है? 972। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात है। और हमारा विकल्प A है केरल। केरल में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है और यहाँ प्रदेश है। तो यहाँ पे कुल 1084, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना केरल में? 1084। और जो हमारा हरियाणा है यहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम है, 879 लिंगानुपात है हरियाणा का। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है, अगर शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो हमारा आंध्र प्रदेश है, और लिंगानुपात पूछा जाए तो हमारा केरल सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 117, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 266, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 306 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 307। तो हमारा सही आंसर है विकल्प A, अनुच्छेद 117। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है।
यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, अनुच्छेद 117। तो अनुच्छेद 117 में एक प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 ए, ठीक है, अनुच्छेद या एक कर लीजिए इसे, अनुच्छेद 110 एक में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान या जो है रोपण या कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तावित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 110 किससे है? धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो धन विधेयक से संबंधित है। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 117 में उल्लिखित है कि अनुच्छेद 110 एक में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान या कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति के सिफारिश से ही प्रस्तावित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाता है। तुम्हारा सही आंसर विकल्प ए, अनुच्छेद 117। हमारा विकल्प बी है अनुच्छेद 266। तो अनुच्छेद 266 जो है, आप लोगों ने संचित निधि का नाम सुना होगा, ठीक है, संचित निधि। तो अनुच्छेद 266 जो है किससे संबंधित है? भारत और राज्यों की संचित निधियों से, भारत और राज्यों की संचित निधियों और लेख लेखा से संबंधित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है? भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के संबंध में प्रावधान। इसके बाद अनुच्छेद 306। तो अनुच्छेद 306 जो निरसित है, इसे निरस्त कर दिया गया है। और विकल्प डी है अनुच्छेद 307। तो अनुच्छेद 307 में जो है अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति के से संबंधित यह अनुच्छेद है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। पहला विकल्प जन्म द्वारा, दूसरा विकल्प देशीकरण द्वारा, तीसरा विकल्प किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, चौथा विकल्प भारतीय बैंक में धन जमा करने से। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, भारतीय बैंक में जो है धन जमा करने से हमें जो है नागरिकता नहीं प्राप्त हो सकती है, ठीक है। जन्म के द्वारा प्राप्त हो सकती है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त हो सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा प्राप्त हो सकती है, लेकिन पैसा जमा करने से कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं बन सकता है। जो हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम कब का है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, 1955। तो जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें बताया गया है कि कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। को 5 प्रकार से जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला जन्म से, दूसरा रक्त संबंध या वंशक्रम से, ठीक है, तीसरा रजिस्ट्रीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा और पांचवा किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा जो है हम भारत के नागरिक हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नागरिकता संबंधी प्रावधान है संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगर यह पूछ लिया जाए कि किन अनुच्छेदों में या संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। प्रश्न आता है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? पहला विकल्प लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तो होते हैं। दूसरा विकल्प राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी होते हैं। तीसरा विकल्प राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी होते हैं। चौथा विकल्प राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ये नहीं होते हैं। ये हमारा गलत कथन है, कथन ए बी सी सही है, ठीक है। तो हमारा जो अनुच्छेद 54 है, ठीक है, अनुच्छेद 54, एक सेकंड, हाँ, अनुच्छेद 54 क्या कहता है?
अनुच्छेद 54 कहता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, तो विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। और हमारा जो है 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 17वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो उसमें दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, पहले ये जो है सम्मिलित नहीं थे निर्वाचक मंडल में, तो 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। ठीक है, और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो निर्वाचक मंडल होता है, उसमें कोई मनोनीत सदस्य, ठीक है, और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। तो अगर मनोनीत का हो और विधान परिषद का नाम आए तब उसे काट देना है। ठीक ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? पहला विकल्प 31वां, दूसरा विकल्प 35वां, तीसरा विकल्प 42वां, चौथा विकल्प 45वां। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या पहले कितनी थी? 500 थी। ठीक है, तो 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 525 कर दिया। तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों में पहले संख्या थी अधिकतम 25। ठीक है, तो उसे घटाकर 20 कर दिया। केंद्र शासित प्रदेशों में 25 से घटाकर 20 और राज्यों में 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया। ठीक है, और संशोधन इस जो 31वां संविधान संशोधन था यह किस अनुच्छेद में किया गया था? एक तो इसे जो है 81 फर्स्ट, अनुच्छेद 81 फर्स्ट में संशोधन किया गया और कुल संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या हो गई 525 प्लस 20, 545। ठीक है, कुल संख्या हो गई 545। और वर्तमान समय में आता है प्रश्न, तो अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या तो 552 है। अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से आते हैं। ठीक है, 530 सदस्य कहाँ से आते हैं? राज्यों से आते हैं। 13 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 2 जो है एंग्लो इंडियन के होते हैं और अभी जो है हाल में उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक, और ठीक ना, ये कितना हो गया? 530 13 545 हो गया, जिसपे चुनाव अभी तक होता आया है। और अब जो राज्यों का अधिकतम प्रतिनिधित्व अगर फिर पूछा जाए तो अधिकतम प्रतिनिधित्व तो आप 530 बताएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम पूछा जाए तो 20 बताया जाएगा और एंग्लो इंडियन का पूछा जाए तो 2 बताया जाएगा। ठीक है, तो आपका हो गया कितना हो गया? 552। और इसके बाद हमारा विकल्प बी है 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1975 में। ठीक है, 1975 में किया गया था और इसके द्वारा जो है सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को यह प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा और पूर्ण राज्य का दर्जा, दोनों प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें के द्वारा जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा विकल्प सी है 42वां संविधान संशोधन। तो हमारा जो 42वां संविधान संशोधन है, जिसे लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, इसमें हमारे संविधान में बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन किया गया था, जिसमें से मुख्य रूप से है आपका
मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। और इसके बाद जो हमारा विकल्प डी है 45वां संविधान संशोधन, तो यह संविधान संशोधन 1980 में किया गया था। और 42वां कब किया गया था? 1976 में किया गया था। तो 1980 में इसके द्वारा जो है संसद तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आंग्ल भारतीयों के लिए स्थानों का आरक्षण संबंधी व्यवस्था को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं पहला विकल्प 280 सदस्य जिनमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यह कथन गलत है। दूसरा विकल्प है 275 सदस्य जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, फिर गलत है। तीसरा है 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यह कथन सही है। विकल्प डी है 252 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यह कथन भी गलत हो। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। जो हमारी राज्यसभा है उसमें कितनी सीट अधिकतम संख्या है? 250 है, 250 है और इसमें से 238 का चुनाव होता है और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवी, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं और उनका विशेष योगदान होता है, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। हमारे संविधान को एक अनुच्छेद है 80, अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्यों के 238 निर्वाचित सदस्यों तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनेगी। क्या कहता है? अनुच्छेद 80, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध संविधान के किस भाग से है? पहला विकल्प भाग 21, दूसरा विकल्प भाग 15, तीसरा विकल्प भाग 18, चौथा विकल्प भाग 20। ये चारों भाग जो मैंने इस प्रश्न में रखे हैं, चारों भाग परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हमारा सही आंसर है, चूंकि हम अनुच्छेद 370 पूछ रहे हैं जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, तो यह संविधान के भाग 21 में है, ठीक है। और हमारा विकल्प बी है भाग 15, तो यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है, यह निर्वाचन से संबंधित है। और हमारा भाग 18 है, तो भाग 18 जो किससे संबंधित है? आपात उपबंध से, आपात उपबंध से संबंधित है। और भाग 20 विकल्प डी जो भाग 20 है, यह संविधान संशोधन से संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की स्थापना की थी? पहला विकल्प राजराज चोल, दूसरा विकल्प विजयालय, तीसरा विकल्प कृष्ण प्रथम, चौथा विकल्प परांतक। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना जो है 850 ईस्वी के आसपास विजयालय के द्वारा किया गया था। और एक प्रश्न आता है, चोल किसके सामंत थे? तो चोल जो है पल्लवों के सामंत थे। तो ये जो विजयालय है यह पल्लवों का सामंत था, प्रारंभ में पल्लवों का सामंत था और इसने 850 ईस्वी के आसपास तंजौर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और 850 से मुझे लगता है 870-71 ईस्वी तक यह चोल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। चोल साम्राज्य अपने स्थानीय शासन और मूर्तिकला के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विकल्प ए है, हमारा सही आंसर है विकल्प बी, विजयालय। और विकल्प ए है राजराज चोल। राजराज चोल जो है इसे कहा जाता है, अगर प्रश्न आ जाए चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तो राजराज चोल सही आंसर होगा। और चोल राज्य का संस्थापक आएगा तो विजयालय को हम लगाएंगे, वास्तविक संस्थापक आएगा तब हम लोग राजराज चोल को लगाएंगे। तो चोल इसे जो है वास्तविक संस्थापक था जिसने 985 ईस्वी से 1015 ईस्वी तक शासन किया था। और इसका मूल नाम था अरमोल वर्मन,
आर्यमौली वर्मन इनका मूल नाम था और राजराज के नाम से ये गद्दी पर बैठे थे। और आगे हम लोग इतिहास के वीडियो में जो है इनके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। इसके बाद जो है विकल्प सी है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम जो है चोल शासक न होकर यह एक राष्ट्रकूट शासक था। आप लोगों ने कैलाश मंदिर का नाम सुना है। कैलाश मंदिर एलोरा में है। कहाँ पे है? एलोरा में। तो एलोरा का कैलाश मंदिर है, उसका निर्माता जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम को ही माना जाता है। इसके बाद विकल्प डी है परांतक। तो परांतक जो है आदित्य प्रथम का उत्तराधिकारी था। ठीक है, आदित्य प्रथम, और यह एक चोल शासक था जिसने 907 से 985 ईस्वी के आसपास शासन किया था। और एक प्रश्न आता है परीक्षा में, मदुरई कोंड की उपाधि, मदुरई कोंड की उपाधि किसका शासक थी? तो परांतक की उपाधि है। मदुरई कोंड किसकी उपाधि है? परांतक की उपाधि है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था कि शासन काल में? किसके शासन काल में? पहला विकल्प है राणा कुंभा, विकल्प बी है राणा हमीर, तीसरा विकल्प है राणा रतन सिंह, चौथा विकल्प है राणा संग्राम सिंह। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, राणा कुंभा। जो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है वह राणा कुंभा के द्वारा निर्मित हुई है। एक मालवा का शासक था, मालवा का शासक था जिसका नाम था महमूद खिलजी। महमूद गजनवी नहीं, महमूद खिलजी। ठीक है, तो महमूद खिलजी को परास्त करने के बाद जो है राणा कुंभा ने, ठीक है, चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ स्थापित किया था। एक प्रश्न आता है, किस राजपूत शासक का मूल नाम कुंभकर्ण था? कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण जो है राणा कुंभा का ही नाम था, वास्तविक नाम कुंभकर्ण। विकल्प बी है राणा हमीर। तो राणा हमीर जो है यह भी चित्तौड़ का एक शासक था और मोहम्मद तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसने पूरे चित्तौड़ को जीतकर मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। उसके पहले जो है मुस्लिमों ने मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो राणा हमीर ने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चित्तौड़ को जीतकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। विकल्प सी है राणा रतन सिंह। तो राणा रतन सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो रानी पद्मिनी के पति का नाम था राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में, कब? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया था और पराजय की स्थिति में रानी पद्मिनी ने जो है जौहर व्रत का पालन किया था। राणा संग्राम सिंह यह भी जो है एक राजपूत शासक थे। ये सभी सिसोदिया वंशी शासक हैं। इसके बाद 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? तो पहला विकल्प है काबुल, दूसरा विकल्प है लाहौर, तीसरा विकल्प है सरहिंद, चौथा विकल्प है कालानौर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, कालानौर या कालानौर नामक स्थान पे जो है अकबर को गद्दी पर बैठाया गया था। जब अकबर के संरक्षक बैरम खां को इसकी सूचना प्राप्त हुई तो उसने वहीं पर ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का सिंहासनारोहण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला विकल्प बाजीराव, दूसरा विकल्प बालाजी बाजीराव, तीसरा विकल्प बालाजी विश्वनाथ, चौथा विकल्प माधव राव। ठीक है, तो इनका जो है क्रम मिलाना है। तो सबसे पहले ना जो है बाजीराव, तो बाजीराव का अगर समय देखा जाए तो 1720 से 1740। ठीक, इसके बाद बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव का समय है 1740 से 1761। और इसके बाद जो है बालाजी विश्वनाथ हैं, तो बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे और 1713 से 1720 इनका समय था।
और माधव राव का समय जो है 1761 ईस्वी से 1700 मुझे लगता है 1772 ईस्वी इनका शासन काल था। अब इनका क्रम है, सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आएगा बालाजी विश्वनाथ जो 1713 से 1720 ईस्वी तक, तो सबसे पहले 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1720 से 1740 बाजीराव, तो 3 1, फिर 1740 से 1761 3 1 2 4। आपका विकल्प सी जो है सही आंसर होगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था महात्मा गांधी से, विकल्प बी है CR दास से, विकल्प सी है जवाहरलाल नेहरू से, चौथा विकल्प है मोतीलाल नेहरू से। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। इंडिपेंडेंट पत्र जो है किससे जुड़ा हुआ है? मोतीलाल नेहरू से। मोतीलाल नेहरू ने इसे 1919 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित किया था, जो वर्तमान में प्रयागराज है, ठीक है। यह एक अंग्रेजी भाषा का पत्र था और 1919 जो है और किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉलेट एक्ट के लिए। रॉलेट एक्ट के लिए भी यह प्रसिद्ध है। इसके बाद इसमें है पहला विकल्प है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का आप लोग उनके विषय में जानते हैं, और अगर पत्रिका के अकॉर्डिंग देखा जाए तो महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पत्रिका थी हरिजन। कौन थी? हरिजन, ठीक है। हरिजन का प्रकाशन भी पूछा जाता है कब महात्मा गांधी ने किया था? 1933 ईस्वी में। यह कई भाषाओं में, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती। एक पत्रिका इनकी थी नवजीवन 1919 में इन्होंने प्रकाशित किया था। यह हिंदी और गुजराती में थी, ठीक है। CR दास की कोई विशेष पत्रिका मुझे नहीं मालूम है। और मोतीलाल नेहरू जो है नेशनल हेराल्ड का नाम अभी भी नेशनल हेराल्ड पेपर आता है, तो नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू हैं। नेशनल हेराल्ड, ठीक है, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। ये जो है दिल्ली से इन्होंने इस पत्र को निकाला था अंग्रेजी में। किस भाषा में? अंग्रेजी में 1938 में निकाला था। कहाँ से? दिल्ली से निकाला था। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक स्टेटमेंट है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। कथन है। पहला विकल्प BR अम्बेडकर, दूसरा विकल्प बाल गंगाधर तिलक, तीसरा विकल्प लाला लाजपत राय, चौथा विकल्प महात्मा गांधी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। बाल गंगाधर तिलक ने स्टेटमेंट दिया था अस्पृश्यता को लेकर, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। हम लोग क्या करते हैं, इसे BR अम्बेडकर या महात्मा गांधी लगा देते हैं, लेकिन सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इसे एक बार आप लोग गंभीरता से देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। यूरोपीय अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो पहला विकल्प है A.O. ह्यूम, दूसरा विकल्प है जॉर्ज यूले, तीसरा विकल्प है अल्फ्रेड बेब और चौथा विकल्प है एनी बेसेंट। तो हमारा सही आंसर है, ठीक है, विकल्प बी जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले ने 1888 में, कब? 1888 में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था किसने? जॉर्ज यूले ने। कब? 1888 में। मुझे लगता है क्रम में चौथा अधिवेशन था, यह चौथा अधिवेशन था। विकल्प ए है A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम जो है कभी भी ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि जो है लंबे समय तक महासचिव के पद को सुशोभित किए थे, ठीक है। विकल्प सी है अल्फ्रेड बेब। अल्फ्रेड बेब, तो अल्फ्रेड बेब जो है 1894 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और 1894 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जो वर्तमान चेन्नई है, ठीक है, तो मद्रास में हुआ था। और विकल्प डी है एनी बेसेंट। एनी
बेसेंट एनी बेसेंट ने कांग्रेस के 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो कि कहाँ पे था? कलकत्ता में, जो कि वर्तमान कोलकाता है। ठीक है, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला थी। कौन? एनी बेसेंट। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? पहला विकल्प राजगुरु, दूसरा विकल्प अशफाक उल्लाह, तीसरा विकल्प रामप्रसाद बिस्मिल, चौथा विकल्प भगत सिंह। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने फांसी से पूर्व कहा था कि मैं और कोई दूध नहीं लूंगा, बल्कि अपनी भारत माता का ही दूध पीऊंगा। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड में फांसी दी गई थी, मुझे लगता है 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, यह भी आता है, किससे संबंधित है? तो रामप्रसाद बिस्मिल जी से ही संबंधित है। हमारा विकल्प ए जो है राजगुरु यह जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आता है, भगत सिंह का जो है स्मारक कहाँ पे बना है? तो फिरोजपुर में बना है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पे बना हुआ है? फिरोजपुर में बना हुआ है। प्रश्न आता है कि किस केस में जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इन लोगों को फांसी दी गई थी। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। एक चीज आता है, कभी कभी मिलान के लिए आ जाता है रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, इनका नाम आता है, और ये कहाँ पे फांसी दी गई थी चारों को? तो रामप्रसाद बिस्मिल को भी मैंने आपको बताया है कि कहाँ फांसी दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल को? गोरखपुर में। ठीक है, और रोशन सिंह, ठीक है, रोशन सिंह को कहाँ फांसी दी गई थी? तो इलाहाबाद में, इनको जो है इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी, राजेंद्र, और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है? पहला विकल्प, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। यह कथन सही है। हमारा दूसरा कथन है, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। यह कथन भी सही है। कथन सी है, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राफ्त गोफ्तार का आरंभ किया था। यह कथन भी सही है। और कथन डी है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह कथन गलत है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी, बल्कि 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब कब किया था? 1886 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता, जो कि हमारा वर्तमान कोलकाता है। ठीक है, और 1893 के अधिवेशन की अध्यक्षता की जो कि लाहौर में हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में हुआ था। और 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जहाँ जो कि कलकत्ता में ही हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में
किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो पहला विकल्प प्रथम, दूसरा विकल्प द्वितीय, तीसरा विकल्प द्वितीय, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, द्वितीय। जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें से द्वितीय सम्मेलन में, ठीक है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। और जो है एक प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो किस जहाज से गए थे, यह भी प्रश्न आता है। तो यस राजपुताना, यस राजपुताना नामक जहाज से वो लंदन गए थे। कब पहुंचे थे इंग्लैंड में? तो 12 सितंबर 1931 को वो लंदन पहुंचे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, यह भी पूछा जाता है। तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में इसका आयोजन हुआ था, ठीक ना। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। एक प्रश्न आता है कि वह कौन भारतीय था जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सम्मिलित हुआ था? तो BR अम्बेडकर ऐसे एक भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अपने आप को प्रतिभागी बनाया था, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब हुआ था। तो यह 7 सितंबर से, ठीक है, 7 सितंबर 1931 से यह 11 दिसंबर 1931 तक हुआ था। फिर आता है कि पहला कब हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से, ठीक है, 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 से 19 जनवरी 1933 तक हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। इसके बाद हमारा अगला, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो हमारा पहला विकल्प है पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं, नहीं, गलत है। दूसरा विकल्प है अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, यह कथन सही है। और विकल्प सी है संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है, यह भी गलत है। और विकल्प डी है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, यह भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या है? विकल्प बी, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहला विकल्प प्रकाश का परावर्तन, दूसरा विकल्प प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा विकल्प प्रकाश का अपवर्तन, चौथा विकल्प प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, प्रकाश का सकल या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर एंडोस्कोप कार्य करता है, जिसे कि डॉक्टर जो है विभिन्न प्रकार की जांच करने के लिए यूज करते हैं। यह एंडोस्कोप है क्या? एंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण होता है। इसमें एक लंबी पतली और फ्लेक्सिबल मतलब लचीली नली होती है, ठीक है, जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। और इसका उपयोग जो है चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं।
इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इसमें फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का प्रयोग होता है तथा यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन या सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प अलवणीकरण समुद्री जल, दूसरा विकल्प प्रतिलोम परासरण पेयजल, तीसरा विकल्प विकृतीकरण प्रोटीन और चौथा विकल्प पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण का जो है मैंने युग में नहीं लिखा है, तो मुझे लगता है पाश्चुरीकरण चाय उसमें प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है पाश्चुरीकरण चाय। तो अभी जो मैंने जो तीनों विकल्प पढ़ा है, पहला विकल्प है अलवणीकरण समुद्री जल, सही है। प्रतिलोम परासरण पेयजल में होता, सही है। विकल्प सी है विकृतीकरण प्रोटीन, सही है। तो हमारा जो विकल्प डी है पाश्चुरीकरण या चाय, यहाँ पे आप कर लीजिएगा। ठीक है, पाश्चुरीकरण चाय में यह जो है गलत है। पाश्चुरीकरण चाय में नहीं होता है, बल्कि पाश्चुरीकरण दूध का किया जाता है। किसका? दूध का किया जाता है। पाश्चुरीकरण क्या होता है? तो पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दूध का निर्जलीकरण, ठीक है, तो निर्जलीकरण में क्या होता है, जो रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें नष्ट किया जाता है। तो दूध का निर्जलीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की जो है खोज अगर पूछा जाए, पाश्चुरीकरण का खोज पूछा जाता है किसने किया है, तो लुई पाश्चर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लुई पाश्चर। तो पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर ने किया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, एंजाइम एक है, क्या है? विटामिन है, पहला विकल्प विटामिन है, दूसरा विकल्प बैक्टीरिया है, तीसरा विकल्प बायो उत्प्रेरक है और चौथा विकल्प वायरस है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, एंजाइम क्या है? एक बायो उत्प्रेरक है। बेसिकली एक प्रश्न ये भी आता है कि एंजाइम क्या है, तो उसमें प्रोटीन भी विकल्प दिया होता है। तो एंजाइम क्या होते हैं? मूलतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्तेजित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो होता क्या? मूलतः प्रोटीन होता है और इसका निर्माण जो है एंजाइम का मूलतः नाइट्रोजनी पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं। एंजाइम ये उसी प्रकार का कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थित है? तो पहला विकल्प है कैसीन, दूसरा विकल्प है लैक्टोज, तीसरा विकल्प है कैसीन के साथ कैरोटीन और चौथा विकल्प है लैक्टोज के साथ ब्यूटिक एसिड। तो हमारा प्रश्न है कि गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, उसका क्या कारण है? तो इसका सही कारण है विकल्प सी, कैसीन के साथ जो है उसमें कैरोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण उसका रंग जो है हल्का पीला होता है। और जो कैसीन, देखिए दो चीज़ होता है, जैसे जो दूध होता है उसमें मुख्य रूप से कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और कैसीन की उपस्थिति के कारण जो है दूध का रंग सफ़ेद होता है। किसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। लेकिन अगर जैसे गाय का दूध हल्का पीला होता है तो उसका रीज़न यही होता है कि उसमें कैरोटीन भी पाया जाता है। कैसीन तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ कैरोटीन भी पाया जाता है, जिससे हल्का पीला उसका रंग हो जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प है टिटिकाका झील, बोलिविया एवं पेरू। ठीक, दूसरा विकल्प उर्मिया झील, ईरान, तीसरा विकल्प
रेंडियर झील, ये रूस। और चौथा विकल्प अथाबास्का झील, ये है कर्नाटक। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी, रेंडियर झील। रेंडियर झील जो है रूस में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है, यह कनाडा में है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, रेंडियर झील। इसके साथ ही साथ टिटिकाका झील बोलिविया एवं पेरू में, उर्मिया झील ईरान में है, अथाबास्का झील कनाडा में है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प किर्गिज मध्य एशिया, दूसरा विकल्प मसाई पश्चिम अफ्रीका, तीसरा विकल्प रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, और चौथा विकल्प एस्किमो ग्रीनलैंड। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मसाई जनजात जो है यह पश्चिम अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, बल्कि यह कहाँ पे पाई जाती है, यह पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजात कहाँ पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। और साथ ही साथ यह लोग केन्या, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा, ठीक है, आदि पठारी प्रदेशों में भी रहते हैं। यह मुख्य रूप से घुमक्कड़ होते हैं और सुचारण के साथ अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है क्या है, पशुपालन है। हमारा विकल्प एक किर्गिज है। किर्गिज जो है मध्य एशिया में पाई जाने वाली एक जनजाति है, और यह तुर्की भाषा की जो है एक शब्द है। किर्गिज जो है तुर्की भाषा का एक शब्द है, और तुर्की भाषा में इसका किर्गिज का अर्थ होता है 40। क्या होता अर्थ होता है, 40 इसका अर्थ होता है। और विकल्प सी, रेड इंडियंस जो है उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली एक जनजाति है, और इसे कहा जाता है अमेरिका के मूल निवासी कहा जाता है। रेड इंडियंस को अमेरिका के मूल निवासी कहा जाता है। इन्हें नेटिव इंडियंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेटिव इंडियंस भी कहा जाता है। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं, यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इसके बाद विकल्प डी, एस्किमो ग्रीनलैंड। एस्किमो जो है यह मुख्य रूप से आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। यह जनजात ग्रीनलैंड से लेकर अलास्का एवं बेरिंग जलडमरू तक पाई जाती है। ठीक है, कहाँ तक पाई जाती है। और यह इग्लू आपको नाम सुने होंगे। तो इनके जो मकान होते हैं, चूँकि ये बर्फ़ में निवास करते हैं, तो इग्लू नामक मकान बनाते हैं। तो इग्लू जो है यह गुंबदाकार मकान होते हैं, और किससे बनाए जाते हैं, बर्फ़ के बने हुए गुंबदाकार मकान होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है। पहला विकल्प बेंगलुरु, दूसरा विकल्प हैदराबाद, तीसरा विकल्प कोलकाता, चौथा विकल्प नई दिल्ली। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है, हैदराबाद में अवस्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला सफ़ेद बाघ रिजर्व अवस्थित है। पहला विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प राजस्थान, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सतना जिले में, कौन सा जिला, सतना जिले में एक मुकुंदपुर स्थान है। कौन सा, मुकुंदपुर नामक स्थान में जो है सफ़ेद बाघ सफारी का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था, 3 अप्रैल 2016 को। ठीक है, सफ़ेद बाघ सफारी का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर नामक स्थान पे। कब किया गया था, 3 अप्रैल 2016 को। कहा जाता है कि यहाँ पे विश्व का पहला सफ़ेद बाघ देखा गया था, जिसे कि महाराजा मार्तंड सिंह ने देखा था। ठीक है, महाराजा मार्तंड सिंह ने, वहाँ पे एक सीधी जिला है, वहीं पे देवर ग्राम है या DB ग्राम है, उसी के पास शिकार के दौरान इन्होंने उसे देखा था और
पकड़ा था। कब पकड़ा था? 1951 ईस्वी में ही यहाँ पे इन्होंने सफ़ेद बाघ पकड़ा था और उसका नाम मोहन रखा था, मोहन रखा था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषैला तत्व, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? पहला विकल्प पारा, दूसरा विकल्प लेड, तीसरा विकल्प मैग्नीज, चौथा विकल्प कैडमियम। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, लेड। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? अखबार में जो है लेड नामक विषैला तत्व होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो पहला विकल्प माहीगीर, दूसरा विकल्प बुक्सा, तीसरा विकल्प थारू, चौथा विकल्प खरवार। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, थारू। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति जो कि कुशीनगर, महाराजगंज, ठीक है, लखीमपुर आदि जिलों में रहती है, मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में निवास करते हैं और दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। हमारा पहला विकल्प माहीगीर, तो माहीगीर जो है बिजनौर क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते हैं। विकल्प बी है बुक्सा, तो बुक्सा भी बिजनौर में ही निवास करते हैं। खरवार, विकल्प डी खरवार है, तो खरवार जनजाति जो मिर्जापुर एवं सोनभद्र के क्षेत्रों में निवास करती है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया? पहला विकल्प 1990, दूसरा विकल्प 1991, तीसरा विकल्प 1993, चौथा विकल्प 1994। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 1993। उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग की आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवस्थित है? पहला विकल्प मेरठ, दूसरा विकल्प कानपुर, तीसरा विकल्प फैजाबाद, चौथा विकल्प लखनऊ। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, मेरठ। सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है? मेरठ में। इसे जो है 2 अक्टूबर सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचे। तो हमारा पहला विकल्प है 7554, दूसरा विकल्प है 1556, तीसरा विकल्प है 9833, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 9833 या 9833। इसमें देखिए जो 12, 18, 21 तथा 28 है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमें लघुत्तम समापवर्त निकाल लेना है, तो इनका लघुत्तम समापवर्त जो है 252 आएगा। कितना आएगा? 252 आएगा। अब हमें देखना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो ठीक है 99, ठीक है, 9999 जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब हमें जो सबसे बड़ी संख्या है, जो हमारा लघुत्तम समापवर्त है, उसमें भाग दे देना। तो 252 से हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 171 भागफल आ जाएगा, ठीक है। तो जो हम सबसे बड़ी संख्या 9999, उसमें से हम 171 घटा देंगे तो हमारा 5833 आ जाएगा, जो कि सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है। बच्चे की आयु कितनी है? पहला विकल्प 1 वर्ष, दूसरा विकल्प 2 वर्ष, तीसरा विकल्प 6 वर्ष, चौथा विकल्प है 3 वर्ष। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 2 वर्ष। अब इसे निकालने के लिए हमें देखना 7 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की कुल आयु कितनी थी। तो 2 व्यक्तियों को निकालना, पति और पत्नी की, ठीक है। तो 25 वर्ष है, तो 2 गुणे 25 कर दीजिए आप, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50। इसका गुणनफल कितना आएगा? 50 आ जाएगा। अब हमें जो है पति और पत्नी की कुल आयु निकालना है, तो पति और पत्नी की कुल आयु जो है 7 वर्ष पूर्व निकालना है। तो देखना है कि 7 गुणे 2 कर लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। 2 व्यक्तियों को निकालना है, 7 वर्ष पूर्व निकालना है, तो 7 गुणे 2 और जो 50 आया उसमें जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा आपका 64। कितना आ जाएगा? 64
आ जाएगा। अब देख लीजिए आप तीनों बच्चों लोगों को निकाल लीजिए, पति पत्नी और बच्चों की कुल आयु कितना हो जाएगा। चूंकि औसत आयु अब यहाँ पे 22 वर्ष आ रही है, तो 22 गुणे 3 कर दीजिए आप, तो 66 आ जाएगा। तो 66 से 64 घटा दीजिए तो 2 वर्ष आ जाएगा आपको आंसर। इसके बाद जो है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें पहला विकल्प है 84 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 30 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 23 वर्ग सेंटीमीटर, चौथा विकल्प है इनमें से कोई। तो इसमें जो है, इसको निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो। तो हमारा इसमें सही आंसर है विकल्प डी, इनमें से कोई हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए √3/4, ठीक है, गुणे भुजा स्क्वायर इसका जो है सूत्र होता है। तो अब इसमें जो है भुजा कितनी है, 10 है, तो √3/4 गुणे 10 गुणे 10 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 25√3 हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा, 25√3 हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित श्रेणी में खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। तो इसमें देखिए 3 अंक दिए हुए हैं, 27, 64, 216। अब देखना है कि हमारा जो है खाली अंक में कौन सा स्थान होगा। तो 27 देखते हैं, यहाँ पर 3 कर देते हैं, 64 में 4 कर देते हैं और 216 में 6 कर देते हैं, तो बीच में 3 4 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 का जो है क्यूब है, 3 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 64 में भी वही है, 3 जो है 4 है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 तो 64 आ जाएगा। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 25, 5 25 25 125 यहाँ पे हमारा आएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा विकल्प सी 125। 40वां एवं अंतिम प्रश्न है, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र से 4 गुना थी, इस समय पुत्र की आयु क्या है। पहला विकल्प 12 वर्ष, दूसरा विकल्प 15 वर्ष, तीसरा विकल्प 18 वर्ष, चौथा विकल्प 20 वर्ष। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 15 वर्ष। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैंने कुल 40 प्रश्नों को रखा था और ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। मैंने आपको वीडियो को प्रारंभ में ही बताया है कि ये जो 40 प्रश्न है जीआईसी लेक्चरर को दृष्टिगत रखते हुए मैंने बनाया है, लेकिन ये सभी परीक्षाओं, आपका जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका आगे जितने भी एग्ज़ाम होने हैं जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे, पीसीएस हो, आरओ हो, आपका जूनियर का पेपर है, सभी में ये प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण रखे गए हैं। तो मित्रों, वीडियो समाप्त करने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।